हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो अब हम स्टडी करते हैं अपना 12th का जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, जो लास्ट ईयर नहीं थी लेकिन इस बार दोबारा से सीबीएसई ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है, दोबारा से ऐड कर दिया। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है द सॉलिड स्टेट, ये इसी साल हमारी ऐड हुई है, लास्ट ईयर रिमूव हो गई थी तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार हमारी फर्स्ट यूनिट है द सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि हम जानते हैं मैटर एग्जिस्ट इन मेनली थ्री फॉर्म्स। हमारा मैटर जो एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 हमारी मेन स्टेट्स होती हैं। अब इसमें से जो हमारे पास लिक्विड और जो गैस स्टेट है, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इन दोनों को। ये दोनों जो हमारी हैं इनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, सारे लॉज एंड प्रॉपर्टीज़। तो अब जो रह गया हमारे पास सॉलिड स्टेट रह गया। अब हमें सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड्स। तो जो हमारे जो प्रॉपर्टी लिक्विड वाला हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड्स तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड्स तो लिए हमारे लिए बहुत पढ़ चुके हैं हम। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो क्या होता है सॉलिड्स में, जो हम कहते हैं कि ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, वो रिजिड होते हैं। उनका जो बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो स्पेस होता है उनके बीच में वो कम होता है। इस वजह से क्या होता है, वो हमेशा फिक्स शेप में रहते हैं। नॉर्मली हम जो में चारों तरफ देखते हैं तो मोस्टली जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं मैटर के, वो हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, जैसे बुक, डस्टर, स्टोन्स एट्सेट्रा। बहुत सारे हमारे पास हैं, वो देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये हमारे पास सॉलिड होता है। अब सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सब अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया हमने सॉलिड्स का, वो इस बेस पे किया है कि जिन पार्टिकल से वो मिलके बनते हैं, सॉलिड्स हमारे जिस पार्टिकल से मिलके बनते हैं, कि वो किस तरीके से उसके अंदर अरेंज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड है। 2 तरीके से हमने क्लासीफाई किया है उनको। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमारे लिए बिल्कुल नया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरा है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स। 2 सॉलिड्स हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने सॉलिड्स को, एमोर्फस सॉलिड्स एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, पढ़ लेते हैं एक बार, इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सब्सटेंस हुज constituent particles, atoms, ions or molecules are arranged in a definite order in a 3-dimensional space are known as a crystalline। मतलब जिसकी जो किसी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज किए गए हैं, अगर वो पार्टिकल्स हमारे इस तरीके से अरेंज किए गए हों कि हमें उनका एक डेफिनेट पैटर्न है, हमें पता है कि कितने स्पेस में कितने पार्टिकल्स आते हैं और किस तरीके से वो अरेंज होती है, बिल्कुल फिक्स जो उनका अरेंजमेंट होता है, तो उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं हमारे चारों तरफ, वो हमारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, ये हमारे क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइंस। और जो मोस्ट कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो भी हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ये हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, क्वार्ट्ज, ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक रेगुलर ऑर्डर में इनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आ गया होगा, आई होप, आसान सी बात है। अब हम नेक्स्ट नंबर 2 जो हमारे पास नेक्स्ट है, वो है एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स, जो एमोर्फस जो वर्ड है वो हमारे ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म। एमोर्फस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म। तो क्या हो गया, कोई एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, कोई अच्छा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड्स। मतलब पार्टिकल्स तो अरेंज्ड होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता कि जिससे हम उनको आगे प्रोसीड कर सकें। एक क्या होता है, फिक्स कोई डेफिनेट नहीं होता, कहीं पे 4 पार्टिकल मिल जाते, कहीं पे 5 पार्टिकल मिल जाते थे, हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, कोई प्रॉपर एक पैटर्न नहीं बन पाता है उनके अरेंजमेंट में, तो उनको कहते हैं हम एमोर्फस सॉलिड। जैसे गिलास हो गया हमारा, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोल हो गया, कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एमोर्फस होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस और क्लियरली करने के लिए हम कुछ
प्रॉपर्टीज़ लेते हैं इनकी, जिनसे हम और इनको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस बिटवीन एमोरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आप जानते ही हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब क्या है, एकदम फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। जैसे हम बात करें कि जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1300 केल्विन होता है, तो ये हमारा एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गया कि फिक्स है। इससे ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले मेल्ट हो जाएगा या इसके बाद मेल्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है, प्योर फॉर्म में जब रहेगा तो हमारा ये फिक्स्ड इस पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन सभी का इस तरीके से ही हमारा फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके ना होता है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ शुरू होती है हमारी। जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स्ड नहीं होता, उनका फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स का मतलब क्या होता है कि एक रेंज बनती है, एक रेंज बनती है। जैसे हम कह देते हैं कि जो हमारी जो रबर होती है, रबर हमारी एक रेंज में मेल्ट होती है। वो फिक्स मेल्ट, उसका कोई फिक्स कभी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। कभी वो हमारी 100 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगी, कभी 200 पे मेल्ट हो जाती है। तो एक रेंज होती है हमारी। तो इसी एमरफस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, रेंज होता है। और एक बात क्या होती है, जब इनको हम हीट करते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे कूल करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्या होता है, ये एक रेंज पे सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब इनको बार बार हीट कूल करने से क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइन करैक्टर भी आ जाता है। एमरफस सॉलिड्स की क्या खास बात होती है, अगर हम इसको बार बार हीट करें, बार बार कूल करें, तो इनके अंदर थोड़े बहुत क्रिस्टलाइन करैक्टर आ जाता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम एनिलिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम, एनिलिंग। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये बहुत बार आता है हमारे पास। तो ये हमारा एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि जो बहुत पुरानी हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो विंडोज़ होते हैं, द ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशंस फाउंड टू बी बिकम मिल्की, वो कैसे हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। तो धुंधले क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग इन डे एंड कूलिंग इन नाइट। तो क्या होता है, जो बहुत सालों पुराने हमारी जो बिल्डिंगें होती हैं उनके जो ग्लास होते हैं वो हमारे दिन में तो गर्म हो जाते हैं, फिर रात में ठंडे हो जाते हैं, दिन में गर्म। तो ये बहुत सालों तक रिपीट होता है प्रोसेस, जिससे धीरे धीरे एनिलिंग की वजह से हमारे उनके अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइन करैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे कैसे हो जाते हैं, थोड़े से मिल्की हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कई बार आया है। आगे सूडो सॉलिड्स, तो एमोरफस को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ये भी इसी की प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ही आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड्स, तो एक्चुअली में क्या होता है, सूडो मान होता है झूठा। तो जो सॉलिड्स, जो एमोरफस सॉलिड्स होते हैं एक तरीके से वो हमारे फॉल्स सॉलिड्स होते हैं। दे हैव डजंट कंटेन द रियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। एक्चुअली में होते क्या है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड, जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हमारे ठंडे किए जाते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये वजह क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लो। एमरफस सॉलिड्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बहुत अच्छा है इसका। एग्जांपल क्या है कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे जैसे अभी हमने बात करी थी, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में अगर हम ध्यान से देखें तो जो ग्लास जो लगे होते हैं हमारे डोर पे या विंडो पे, तो वो नीचे से थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े स्लाइटली, और ऊपर से हमारे थोड़े से पतले हो जाते हैं। यानी कि जो उनका ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा पतला होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उनका थोड़ा सा मोटा होता है, थिकर होता है। ग्लास पेन्स fixed in windows or doors of old buildings are found slightly thicker at the bottom than at the top। ये वजह क्या होती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, दिस इज बिकॉज, क्योंकि ग्लास कैसा होता है, हमारे एमरफस वगैरह होता है, प्रॉपर्टी कैसी होती है उसकी फ्लो करने की, बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो ग्लास होता है उसकी प्रॉपर्टी, एमरफस सॉलिड प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो करने की, और वो धीरे धीरे हमारा फ्लो करके नीचे आ जाता है, और जिससे वो नीचे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ऊपर से थोड़ा सा पतला होता है। तो ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी होगी। आगे हम जो डिफरेंस पढ़ते हैं नाउ क्लीवेज। अब इनको कट करने में भी इनके अंदर दोनों डिफरेंस होता है। जो पहला हमारा क्रिस्टलाइन का है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो वो हमारे जो दो सरफेस बनते हैं दे आर स्मूथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कट इनटू टू स्मूथर सरफेस व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल। तो इनको जो हम कट करेंगे तो एकदम अच्छे जो हमारा स्मूथ सरफेस में कट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारा, जो एमोरफस होते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा एमोरफस का है, एमोरफस जो कटते हैं हमारे वो किस में होते हैं, इरेगुलर सरफेस में कटते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एमोरफस वालों का पॉइंट है।
अच्छा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास गिलास है, गिलास को जब आप कट करोगे तो कैसा कटेगा, बिल्कुल एकदम इरेगुलर सरफेस होगा, कहीं से पहना है, कहीं से थोड़ा वैसा हो गया, कहीं से ज़्यादा इधर कट गया। लेकिन जब आप किसी मेटल को कट करोगे तो क्या होगा, वो एकदम से स्मूथ सरफेस में कट होंगे, सीधा कट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूज़न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है तो इनका हीट ऑफ फ्यूज़न भी हमारी फिक्स होती है। दे हैव डेफिनेट रेंज, नहीं होती, फिक्स होती है। और हमारे पास क्या होता है, फिक्स नहीं होती, दे हैव रेंज, कि इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में इनकी आ सकती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। पहले पढ़ते हैं एनाइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अलग अलग उनकी वैल्यू आती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को जब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आती है एक ही सॉलिड की, तो इसको बोलते हैं हम एनाइसोट्रॉपी। और एमोर्फस में क्या होता है, एमोर्फस के अंदर सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम आइसोट्रॉपी। तो क्या हुआ हमारे पास, जब प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो एनाइसोट्रॉपी, और जब प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोट्रॉपी। एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं और हमारे जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए जरा हम एक थोड़ा इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ये हमारा क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। तो यहाँ से जब हम इधर से मूव करेंगे तो कितने पार्टिकल्स, जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम उसी प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे हमें, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अलग अलग डायरेक्शन में कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे हमारी इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं और इनको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ओके, डायग्राम आप बना सकते हैं, एनसीईआरटी में है ये। ओके, लेकिन जो हमारे पास एमोर्फस होते हैं, एमोर्फस में क्या होता है, एमोर्फस में चारों तरफ इरेगुलरिटी होती है कि किधर चले जाइए वहाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, तो वहाँ हर तरफ एक ही प्रॉपर्टीज़ मिलती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ एक तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इसलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लगता है पहली बार लगता है कि ये क्रिस्टलाइन हमारा आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, एमोर्फस हमारे आइसोट्रॉपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन हमारे होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ओके, तो ये वीडियो हमारी हमने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन। और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन। अब इस पूरी यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में नहीं पढ़ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक यू।